नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता प्रदीप सिंह बब्बू साहब से। प्रदीप सिंह जी, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सिंह साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी में युवजन सभा के प्रदेश सचिव रहे, समाजवादी पार्टी में नेताजी ने आपको प्रदेश सचिव बनाया और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे। समाजवादी पार्टी ही क्यों कैसे फैसला किया? देखिए, जब हम लोग विश्वविद्यालय की राजनीति में आए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 1989-90 में आ गया था अम्बेडकर नगर से, और विश्वविद्यालय की राजनीति में मैं जब सक्रिय हुआ तो उस दौर में हम लोगों के मुद्दों को, हम लोगों के समस्याओं को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा छुआ है या किसी ने सबसे ज़्यादा उसको उठाया है तो नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा छात्रों को, नौजवानों को और उनके मुद्दों को सड़क से लेकर संसद में उठाने का काम किया है। उस दौर में जो हम लोगों का मानसिक स्थिति थी कि कौन नेता हमारे करीब है, कौन नेता मेरे मुद्दों के करीब है, कौन ऐसा नेता है जो मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला रहा है, तो हम उसके साथ चले गए। और समाजवादी पार्टी का हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नौजवानों से लेकर, किसानों से लेकर जवानों तक की बात करती है। तो इस नाते हम लोग शुरू में पार्टी में जब आए तो विश्वविद्यालय की राजनीति में आए तब तो नहीं सक्रिय थे, लेकिन विश्वविद्यालय राजनीति के दौर में ही एक मानसिकता बन गई थी कि समाजवादी पार्टी से जुड़ना है। सिंह साहब, 1967, 77, 89, 96 जी, राजपूत समाज ने समाजवादी आंदोलन को हमेशा ताकत देने का बिल्कुल काम किया। 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में एसपी बीएसपी अलायंस हुआ। जो पार्लियामेंट के चुनाव में, चूंकि इसके पहले जो भी आपकी लीडरशिप रही, रेती रमन सिंह जी रहे हों, भगवती सिंह जी रहे हों, अरविंद सिंह गोप हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, सारी जो दीगर राजपूत लीडरशिप है समाजवादी पार्टी की, एक लगता था कि भाई अपर क्लास का राजपूत वोटर बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता था। पार्लियामेंट के चुनाव में कहाँ चूक हो गई पूरी? चूंकि आप सामाजिक संगठन के भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति के अलावा आप सामाजिक संगठन की भी राजनीति करते हैं, कहाँ पर चूक हो गई? टेक्निकली कहाँ फॉल्ट हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, हमें जो लगता है और जो समाज में एक लोगों में धारणा थी कि हमारी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो शायद हम कहीं बड़ी ताकत के रूप में उभरते, लेकिन जो हम लोगों ने गठबंधन किया तो उस गठबंधन से जो हमारा मतदाता वर्ग था कहीं न कहीं वो नाराज़ हुआ। उस नाराज़गी को समझने में शायद हम लोगों से कहीं चूक हुई, और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोग लोकसभा के चुनाव में वो अपेक्षित सफलता नहीं अर्जित कर पाए जो मिलना चाहिए था। लेकिन उस चीज़ को कहीं न कहीं हमारे नेता ने समझा, और हमारे नेता की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत है कि सबका सम्मान करना। पार्टी जब संगठन, जब वो गठबंधन बना, गठबंधन के बाद भी जब वो अलग हुए तो सम्मानपूर्वक उन्होंने उसकी घोषणा की, बल्कि दूसरे पक्ष से उस सम्मान की अपेक्षा तो हम लोगों ने की भी नहीं, तो वो सम्मानपूर्वक घोषणा हुई भी नहीं। लेकिन हमारे नेता ने एक सम्मानपूर्वक घोषणा की कि मैं जो है अब अलग हो रहा हूँ। और मुझे लगता है कि 2020 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, और अकेले, हाँ, कुछ लोगों से अगर सामंजस्य करना पड़ेगा तो वो करेंगे, हाँ, लेकिन वो हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो मेरे नेता की इस घोषणा की कहीं न कहीं स्वागत भी लोग कर रहे हैं कि अखिलेश जी में वो दमखम है। अखिलेश जी ही वो ऐसे नेता हैं जो नौजवानों से लेकर और आम लोगों तक जिनकी पहुंच है, जिनकी आवाज़ में वो अपनी आवाज़ मिलाते हैं, और जो उनकी आवाज़ में लोग अपनी आवाज़ समझते हैं। तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव हम लोगों के लिए इस तरह का चुनाव होगा कि जो मौजूदा सरकार है उस सरकार की नीतियों से लोग बहुत ही नाराज़ हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तो उन सरकार की नीतियों के खिलाफ जो जनादेश आएगा 2022 का चुनाव, वो निश्चित रूप से हमारे पक्ष में जाएगा, ऐसी हम लोगों की धारणा है। सिंह साहब, आप छात्र राजनीति से निकले हैं, आंदोलन आपके ब्लड में है। बहुत गंभीरता से, बड़ी शिद्दत और साफगोई से आपने छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप लाइब्रेरियन से आपने राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र आंदोलन, समाजवादी पार्टी को एक दूसरे को कैसे परिभाषित करते हैं?
व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे परिभाषित करें? देखिए, छात्र आंदोलनों को अगर किसी ने ताकत दी है सड़क पर उतर कर, तो समाजवादियों ने दी है। और वो चाहे सन 77 का आप चुनाव देखेंगे, चाहे सन 67 का देखेंगे, जो बदलाव का दौर रहा है। सन 67 में छात्र आंदोलनों को अगर किसी ने हवा दी तो लोहिया जी ने दी। सन 77 में समाजवादी सब एक हुए जयप्रकाश नारायण साहब। तो जयप्रकाश नारायण जेपी ने उसको ताकत दी। और छात्रों ने एकजुट होकर ही सबसे पहले जो कार्यक्रम किया बिहार में, उसका नेतृत्व जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने किया। और उसके बाद 89 में भी वही हुआ। 89 में भी छात्रों ने ही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, बीपी सिंह चुनाव लड़े इलाहाबाद से, इलाहाबाद में छात्रों ने भी वो नेतृत्व दिया था। तो मुझे लगता है जो बदलाव का दौर रहा है उसमें छात्र हमेशा आगे रहे हैं। और उस दौर में उस आंदोलन को ताकत देने का काम समाजवादियों ने हमेशा किया है। नेताजी ने, हम लोग विश्वविद्यालय में थे, मैंने पहले भी कहा, विश्वविद्यालय में हम लोग थे, हमें याद, हम लोग धरना दे रहे थे विश्वविद्यालय में कुलपति के आवास के सामने। नेताजी एक बड़े नेता थे तब, ऐसा नहीं कि तब कहीं छोटे नेता, तब वो बड़े नेता हो गए थे। उस समय वो आए और उस धरने को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपका समर्थन, आपका जो भी मांग है, उस मांग को मैं आगे तक पहुंचाऊंगा, और नहीं तो मुझे लगता है कि उनके आने से ताकत मिली हम लोगों को, और जो मौजूदा उस समय तत्कालीन हम लोगों की मांग थी वो पूरी भी हुई। तो समाजवादियों ने हमेशा छात्रों के आंदोलन को ताकत दी है, और ये आगे भी जारी रहेगा। वही चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी है आज के समय में। आज भी वो नौजवानों को, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता नौजवानों का, छात्रों का, तो वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, आप मूलतः अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, लखनऊ आपकी कर्मभूमि है। जो भी व्यक्ति सियासत में आता है, कहीं ना कहीं सदन जाने की मन में उत्कंठा जरूर रहती है। अम्बेडकर नगर के आप प्रॉपर रहने वाले हैं, लखनऊ कर्मभूमि है। 2022 को लेकर के कोई ताना बाना ऐसा आपने बुना हो, या पार्टी की तरफ से कोई मैसेज हो कि आपको फला सीट पे तैयारी करनी है, कुछ ऐसा मन में चल रहा है, कुछ कहना चाहिए? देखिए, अम्बेडकर नगर जरूर हमारी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है, लेकिन कर्मभूमि हमारा निश्चित रूप से लखनऊ रहा है। लखनऊ में चाहे विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल के आए हों, चाहे पार्टी की राजनीति कर रहे हों, इस दौर में हम लोगों ने लखनऊ के हर चौराहों पे, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में लोगों से मिलने का काम किया, लोगों की समस्याओं से जुड़ के उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। जब सरकार में थे तब भी, और आज सरकार में नहीं है तो भी। तो निश्चित रूप से हम, कोई भी हमारा इस तरह का भविष्य में कार्यक्रम बनेगा तो लखनऊ से बनेगा। और लखनऊ से भी हम, लखनऊ पूर्वी में चूँकि हमारा ज़्यादा रहना, और मेरा ज़्यादा समय बीतता है, तो मुझे लगता है कि लखनऊ, अगर पार्टी हमें कहेगी तो मैं लखनऊ पूर्वी से निश्चित रूप से अपनी तैयारी में भी हूँ, और पार्टी अगर अवसर देगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव 2022 का मैं लड़ूंगा। किस तरह की तैयारियां हैं? क्या लखनऊ पूर्वी में आप मूवमेंट कर रहे हैं बूथ वाइज? किस तरह का मूवमेंट है आपका? देखिए, लखनऊ पूर्वी, या आप इस समय लखनऊ की बात अगर कर लेंगे तो भी इस समय सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, चाहे वो वर्तमान योगी जी की सरकार हो, योगी सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत जनादेश है। और उसका कारण है कि चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे लॉकडाउन का दौर, इस दौर के बीच में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें लोगों का बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के जेब में जो पैसा था उसमें कमी आई है, आय का स्रोत कम हुआ है। तो आय का स्रोत कम हुआ है, कहीं न कहीं जो उत्पादन होता था उत्पादन में भी कमी आई है, लोगों में विक्रय क्षमता घटी है। तो मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं, 6 साल में अगर आप पूरे 6 साल का दौर लेंगे तो इस 6 साल में वो दौर आया है कि लोगों ने सोचा है कि कम से कम हम इस सरकार से क्यों न पिंड छुड़ा लें। तो आज के समय में चाहे वो नौजवान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो यहाँ का, चाहे वो यहाँ का दलित वर्ग हो, हर वर्ग ये चाहता है कि ये सरकार जाए। और चूँकि अखिलेश यादव जी सरकार ने 2012 से 17 के दौर में वो काम किए हैं कि जो आज भी लोग नज़ीर उसकी देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। हम लोग तो समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा मैं कहता हूं कि अगर आप अकेले में कभी आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, तो वो कहते हैं भाई हाँ, अखिलेश जी ने वो काम किया कि जो निश्चित रूप से इधर के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप लखनऊ में देखेंगे, चाहे अस्पताल बनाने का हुआ, मेदांता जैसा अस्पताल हुआ,
चाहे इतना बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात आप करेंगे या मेट्रो की बात आप करेंगे, कैंसर हॉस्पिटल की बात आप करेंगे, मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। जनेश्वर मिश्र का इतना बड़ा पार्क उनके नाम से बनाया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हम अगर अखिलेश जी के नाम पे अखिलेश जी के कामों को गिनाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। प्रदीप सिंह जी, कोरोना काल में आपकी क्या एक्टिविटी है, जो स्थिति है इस समय? कोरोना काल में देखिए कुछ तो ये है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है कि हम लोगों से दूरी बना के अपना काम करें, लेकिन उसके बाद भी उस दौर में भी हम लोगों ने शुरुआत में जब लोग सड़कों पे आ गए थे और प्रदेश की सरकार की वो व्यवस्था नहीं थी कि उनको सड़कों से बस में ले जाके उनके मूल स्थान तक पहुँचाए, लोग खाने के लिए परेशान थे, पानी पीने के लिए परेशान थे, उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वाधिक अगर काम किया है तो हम लोगों ने काम किया, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया, लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया, बच्चों को यहाँ तक दूध देने का काम भी हम लोगों ने किया। तो ये काम जो उस दौर का था जिस दौर में सरकारी संस्थाएं और सरकारी मशीनरी फेल हो गई थी, उस दौर में समाजवादी लोगों ने उस स्थितियों को कहीं न कहीं संभालने का काम किया था। तो कोरोना काल, ईश्वर करे सब ठीक हो जाए और वो दौर दोबारा ना आवे, उस दौर में भी समाजवादी पार्टी कि हम जैसे कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप सड़क पर उतर के बहुत काम किया था। 2022 में लगभग 15 महीने बाकी है जी। दूसरा 2024, समाजवाद को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं, और समाजवाद को अखिलेश यादव कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? क्योंकि आप बौद्धिक स्तर के व्यक्ति हैं, लगातार पैनलिस्ट है, मीडिया डिबेट्स में दिखते हैं, तो समाजवादी आंदोलन को अब हेमंत सोरेन साहब हैं, तेजस्वी यादव हैं, स्टालिन हैं, देश की राजनीति में कहीं ना कहीं एक चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट की जाएगी, कि 1996 फिर दोहराया जाएगा, कोई देवगौड़ा कोई गुजराल फिर आएंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि अब समाजवादी आंदोलन, और वो भी आप छात्र आंदोलन से निकले हैं, जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके हिसाब से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी आंदोलन भारतीय सियासत में कहाँ तक प्रासंगिक है, क्या संभावना है आप देखिए? देखिए, समाजवाद की प्रासंगिकता तो सदैव बनी रही है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में। और कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जिसने समाजवादी आंदोलन और समाजवादियों की प्रासंगिकता को कम करके आका हो, सिवाय योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने कहा कि समाजवादी तो रहने ही नहीं चाहिए। तो समाजवादी तो हमारे संविधान के अनुच्छेद में है, समाजवादी हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। तो मुझे लगता है समाजवादी शब्द और समाजवादी लोगों से इतनी घृणा किसी मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। अब आपके मुद्दे पे आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि इस समाजवादी आंदोलन को और इस समाजवादी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी व्यवस्थाओं को पूरे प्रदेश से उठा के पूरे देश में कहीं न कहीं लाने की क्षमता रखते हैं। और अगर 2022 का चुनाव हमारे पक्ष में जब आएगा, उसके बाद वो प्रस्तावना, वो एक संभावना बनेगी कि 2024 तक समाजवादी आंदोलन पूरे देश में कहीं न कहीं गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ तक पहुँचेगा। और समाजवादी आंदोलन के नेता अगर कोई रहेंगे तो अखिलेश यादव जी रहेंगे। और वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति, वही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश से समाजवादी आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की क्षमता रखते हैं। हाँ, उसके साथ तमाम ऐसा आपने नाम लिया, सोरेन साहब का नाम लिया, तेजस्वी यादव का नाम लिया, ये सब ऐसे चेहरे हैं, नौजवान चेहरे हैं जो कहीं न कहीं इस आंदोलन को और ताकत देने की और हवा देने का काम करेंगे। नेताजी से आपने क्या सीखा अपने राजनीतिक जीवन में? देखिए, नेताजी से तो बहुत कुछ सीखने का काम किया। शिक्षक दिवस का अवसर है, मुझे लगता है कि उनसे राजनीति में उनसे बड़ा गुरु मेरे लिए कोई नहीं है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाने का काम किया, अपनों के साथ खड़े रहने की ताकत उन्होंने दी, सच बोलने की क्षमता उन्होंने अगर दी कि सच जो है सच के साथ खड़े रहने की क्षमता दी। कहीं अगर अन्याय हो रहा है, किसी के साथ कोई कमज़ोर है तो उसके साथ खड़े होने के लिए उन्होंने सिखाया और हम लोगों ने ताकत दी, हम लोग खड़े भी हुए। तो मुझे लगता है नेताजी हम लोगों के वो गुरु रहे हैं कि नेताजी के ही दिए हुए इन जो भी उन्होंने सिखाया है उस पर हम लोग आज तक चल रहे हैं और ईश्वर करे आगे भी चलने की ताकत हम लोगों को मिलती रहे। नेताजी हमेशा हम लोगों को सिखाते रहते हैं। प्रदीप सिंह जी, आप फुल टाइमर पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी में माने जाते हैं, परिवार और सियासत दोनों को कैसे समय देते हैं? देखिए, परिवार में हम परिवार हमारा बड़ा है। लखनऊ में भी हमारे परिवार के तमाम लोग हैं। हमारे एक भाई विश्वविद्यालय में है, इंजीनियर हैं। हम जो है विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद जब शादी हुई तो हमारे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी हाउसवाइफ हैं और ये है कि बच्चों को संभालने से लेकर, चूँकि पहले वो टीचर रह चुकी हैं
तो बच्चों को संभालने से लेकर उनके शिक्षा देने से संबंधित जो भी काम होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे एक तरह से काफ़ी राहत मिलती है उनके जुड़े रहने से। क्योंकि पूर्व शिक्षिका रह चुकी हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों से काफ़ी राहत मिलती है और मैं लोगों के लिए कुछ समय निकाल के उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उसके पीछे अगर कहीं सबसे बड़ी ताकत है तो परिवार का वो जुड़ाव है, जो मुझे वो समय देती हैं परिवार के लिए। मुझे वो अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ता। ये सबसे बड़ी ज़रूरी है, सबसे बड़ी ताकत मेरे लिए यही है। प्रदीप सिंह जी, आप समाजवादी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। कौन से ऐसे समाजवादी आंदोलन के नेता को आप पढ़ने में आपको अच्छा लगता है या पढ़ने में ज़्यादा समय व्यतीत किया है? किन नेताओं की किताबें आपने ज़्यादा पढ़ी? देखिए, गांधी के अलावा अगर किसी को सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा है तो डॉक्टर लोहिया को पढ़ा है। नेताजी के ऊपर भी तमाम जो किताबें उनके ऊपर, उनके व्यक्तित्व पे, कृतित्व पे, उनके भाषण हमने पढ़ा है। और अगर हमने सबसे ज़्यादा फिर किसी को पढ़ा है, चंद्रशेखर जी को पढ़ा है। चंद्रशेखर जी का वो व्यक्तित्व रहा है कि मुझे लगता है कि अगर चंद्रशेखर जी आज रहते और चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री अगर 10 साल तक रह लेते, 5 साल भी अगर उनके लिए मिल जाता, तो मुझे लगता है कि तमाम नक्शा, तमाम परिस्थितियाँ, तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान उस समय हो जाता। और उस समय उनके प्रधानमंत्रित्व काल में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को ये लगा कि अगर ये प्रधानमंत्री रहेगा और इन समस्याओं का समाधान इनके रहते हुए हो गया, तो मुझे लगता है कि हमारी राजनीति किस ढर्रे पे जाएगी, किस पैटर्न पे जाएगी, हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हाँ, 40 साल बनाम 4 महीने का अगर किसी ने नारा दिया तो उस प्रधानमंत्री ने दिया। और नारों के पीछे कम से कम एक ये मनोभाव रहता है कि निश्चित रूप से 4 साल में कुछ ऐसा काम हुआ होगा 4 महीने में जो 40 साल के बराबर हुआ होगा। तो चंद्रशेखर जी को भी हम लोग बहुत पढ़ते हैं। चंद्रशेखर जी से हमारा जुड़ाव भी रहा है। चंद्रशेखर जी, हम लोग विश्वविद्यालय में थे तो उनको एक बार बुलाए थे और उस समय डंकल प्रस्ताव के खिलाफ वो पूरे देश को जन जागरूक कर रहे थे। उस समय हम लोगों ने उनको बुलाया और उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के 10,000 छात्रों का संकल्प पत्र उनके समर्थन में दिया था। तो उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के नौजवानों की ज़रूरत है इस तरह के आंदोलन में। तो चंद्रशेखर जी को भी हम लोग बहुत पढ़ते हैं। चंद्रशेखर जी हुए, नेताजी हुए, लोहिया जी हुए, और फिर गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमेशा जुड़ाव रहा है। हमेशा उनको पढ़ने की, उनके कुछ करने की, उनके शतांश भी कुछ हम लोग कर सकें तो उस पर चलने की कोशिश करते हैं। प्रदीप सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा रहा है। उनके नेतृत्व में आपने आंदोलन भी किया है। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर जी के समाजवादी आंदोलन को? देखिए, चंद्रशेखर जी वो व्यक्तित्व थे कि मुझे लगता है कि जब व्यक्तित्व में, उनके शख्सियत में वो ताकत थी, मुझे लगता है उसकी आप चर्चा अगर करेंगे तो एक मैं आपको नज़ीर थोड़ा सा दूंगा कि जब लोहिया, माफ़ कीजिएगा, इंदिरा जी से एक बार मुलाकात हुई उनकी, गुजराल जी, उस समय एक ऐसी कोठरी थी जो शाम को लोग बैठते थे और वहाँ पे सारे लोग आते थे, बुद्धिजीवी लोग। तो एक बार गुजराल साहब ही उसके मेज़बान रहते थे, तो आगे गुजराल ने बुलाया कि भाई चंद्रशेखर जी आप भी आइए। तो चंद्रशेखर जी उस गोष्ठी में आए और उस गोष्ठी में इंदिरा जी भी थी। तो इंदिरा जी ने कहा कि चंद्रशेखर, आप ये बताइए कि कांग्रेस को आप कैसे, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहता हूँ। और तो उन्होंने कहा अगर समाजवादी न बना पाए तो उन्होंने कहा कांग्रेस को मैं तोड़ दूंगा। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत के सामने कोई बात ये कहे कि मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, तो ये मामूली शख्सियत नहीं थी। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आज की राजनीति होती शायद एक्शन भी कुछ हो जाता था। मुझे लगता है राजनीतिक जो सहिष्णुता उस समय थी वो काफ़ी हद तक इंदिरा जी तक थी। इंदिरा जी के बाद भी आप कह सकते हैं अटल जी तक थी। आंतरिक लोकतंत्र, हाँ, आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक लोकतंत्र और एक दूसरे की व्यक्तिगत जो है लोगों की एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत बर्ताव और जनभावना, और मुझे लगता है कि एक दूसरे के व्यक्तित्व का आदमी आदर करता था, वो अटल जी तक था। अटल जी के आने के बाद मोदी जी जब आए तो उसमें हरास हो गया। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे। तो चंद्रशेखर जी की इस तरह तमाम ऐसी घटनाएं थीं चंद्रशेखर जी की, जो चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं बढ़ाती थी। और आप याद कीजिए कि जब चंद्रशेखर जी, एक छोटी सी बात पे चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, जो हरियाणा के 2 गार्ड थे, तो उनको लगा कि कांग्रेस ने ये मुद्दे को उछाला कि ये राजीव गांधी की जासूसी कर रहे हैं।
उस मुद्दे पे चंद्रशेखर जी ने राजीव गांधी को व्यक्तिगत रूप से कहा कि भाई मैं इसको देखूंगा और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोकसभा में जब दीर्घा में कांग्रेसियों ने बहिर्गमन किया तो इनको लगा कि कुछ और है बात। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफा देने के बाद जैसा कि कई लोगों ने अपनी किताब में लिखा है, सिन्हा साहब ने लिखा है, और कुछ लोगों ने लिखा है कि शरद पवार आए इनके पास कि मैडम ये नहीं चाहते हैं, राजीव जी नहीं चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें, और ये भी चाहते हैं कि आप जो मंत्रिमंडल बनाए उसमें कांग्रेसियों का भी समावेश हो और आप इसको आगे चलाइए। हाँ, तो चंद्रशेखर जी का जवाब था कि आप जाके कह दीजिए कि चंद्रशेखर फैसले दिन में कभी फैसले 2 बार नहीं बदलते। तो वो व्यक्तित्व था चंद्रशेखर का, और उस व्यक्तित्व के इस नाते मैं उस व्यक्तित्व का आदर करता हूँ कि उस व्यक्तित्व में वो निष्ठा देश के प्रति भी थी, और उस व्यक्तित्व में वो विचारधारा में वो तलख भी थी कि अगर कोई चीज़ कहते थे उस पर टिके हुए रहते थे। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या असम का मुद्दा हो या बंगाल का मुद्दा, जो उस समय ज्वलंत मुद्दा था, इन मुद्दों पे चंद्रशेखर जी ने कहीं न कहीं सबके सारे पक्षों को एक साथ बैठा दिया था। और बैठाने के बाद ऐसा होने लगा था कि हो सकता था कि इसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुद्दा भी हो सकता था उसका समाधान हो जाता, असम मुद्दे का हो सकता था समाधान हो जाता। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को 4 महीने में टेबल पे आमने सामने बैठाना एक बहुत बड़ी किसी नेता की उपलब्धि है, किसी प्रधानमंत्री की। प्रदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप है, खासकर राजपूत लीडरशिप, भगवती सिंह जी हों, ओम प्रकाश सिंह जी हों, अरविंद सिंह गोप हों, ये सारे जो राजपूत बड़े पोर्टफोलियो के नेता हैं, सबसे बहुत आपका पारिवारिक और आत्मिक संबंध है। इस लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ अब चूँकि बदली परिस्थितियाँ हैं और चूँकि जाति एक सच्चाई है, सियासत में जाति एक सच्चाई है, योगी साहब उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं, कैसे राजपूत समाजवादी पार्टी के सामने आने में ये लीडरशिप ला पाएगी, क्योंकि इस सारी लीडरशिप के आप बहुत करीब से आप देख रहे हैं? देखिए, जिन लोगों का आपने नाम लिया हम सबसे जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत मेरा जुड़ाव रहा है और काफ़ी कुछ उनसे सीखने का मौका भी मिलता है। चाहे भगवती सिंह जी रहे हों, मुझे लगता है कि उनकी ईमानदारी और समाजवाद के प्रति उनकी निष्ठा आज भी उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। मुझे याद एक कार्यक्रम में हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे थे और भगवती सिंह जी का टेलीफोन कट गया था इस नाते कि वो बिल नहीं भर पाए थे। बिल न भर पावे कोई नेता और उसका टेलीफोन कट जाए, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने पैसा उस समय कलेक्ट किया जो लोग थे वहाँ पे कि भाई बिल कट गया, कुछ लोग आप लोग सहयोग कर दीजिए, फ़ोन मेरा कट गया है। वो व्यक्तित्व उनका था। ईमानदारी की आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। परिवार में और भी लोग राजनीति में जुड़ना चाहे, लेकिन कभी उन्होंने परिवार के किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि भाई ठीक है आप काम कीजिए, लोगों से जुड़िए, लोग आपको आगे बढ़ावे, ठीक है। तो व्यक्तित्व थे। अरविंद सिंह गोप जी, जहाँ तक आपने नाम लिया, अरविंद सिंह गोप जी हम लोग विश्वविद्यालय में जब से राजनीति करने आए तो बड़े भाई की तरह तब भी थे और बड़े भाई की तरह आज भी हैं। हमने एक घटना आपको बता दें, वो घटना दिल्ली की है, अमर सिंह से जुड़ी घटना हो। अमर सिंह ने मेरा परिचय कराया, एक फिल्म आई थी इंदिरा, उसके निर्देशक थे, निर्माता थे मधुर भंडारकर। तो उन्होंने मेरा परिचय कराया कि प्रदीप सिंह बब्बू हैं, जो मेरे भी करीबी हैं और मेरे एक विरोधी हैं अरविंद सिंह गोप, उनके भी करीबी हैं। तो मैंने उनसे कहा देखिए अरविंद सिंह गोप हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता रहे हैं, आज से नहीं, छात्र आंदोलन छात्र गतिविधियों के समय के। आपके विरोधी है, आपका व्यक्तिगत मामला। तो अरविंद सिंह गोप मेरे लिए वो मायने रखते हैं। तो छात्र आंदोलन से लेकर आज तक और तमाम ऐसे मौके पर वो आज भी हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ओम प्रकाश सिंह की आपने चर्चा की। ओम प्रकाश सिंह जब बीएचयू के महामंत्री हुआ करते थे और उस समय उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुझे याद है मैं कक्षा 9 में था उस समय, और अम्बेडकर नगर की गोसाईगंज एक जगह है, वहाँ पे मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी था।
वो आंदोलन पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैल गया था और इस तरह फैला था कि इंटर कॉलेज और जूनियर कॉलेज के लड़के भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो मैं भी ट्रेन को रोकने का काम, हमने भी जाके अपने कॉलेज के सामने, हमारे स्टेशन था, गोसाईगंज रेलवे स्टेशन था, हम लोग जाके वहाँ ट्रेन को रोकने का हम लोगों ने काम किया था। तो वो ये सब ऐसी शख्सियत है जिन्होंने छात्र आंदोलन को, युवा आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है और मेरी ये खुशकिस्मती रही कि मैं इन सब से जुड़ा रहा हूँ। चाहे भगवती सिंह जी हों, उनसे मेरे काफ़ी, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। ये लोग हैं, इन लोगों से भी काफ़ी कुछ सीखने का, उनके साथ चलने का मौका मुझे मिला। धन्यवाद प्रदीप सिंह जी। ये थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता प्रदीप सिंह बब्बू जी। शख्सियत के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम, प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।